एक मिनट आप बोलिएगा नहीं बात। मैं सतपाल छाबड़ा, आप देख रहे हैं एमकेबी मन की भड़ास। और आज मैं आरनगर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हूं और इत्तेफाक से ये मेरा घर क्षेत्र भी लगता है। मैं इसी क्षेत्र में का निवासी हूं और साथ ही हमारे बीच जिन महाभाव को मैं मिलाने जा रहा हूं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं और कई पदों पर वो रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि वो एज ए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जो कि नेशनल टीवी में, नेशनल मीडिया में भी कई बार वो डिबेट में आपने देखा। मैं बात कर रहा हूँ पवन मनोचा की, जो कि मुझे लगता है कि अब बाकी की बातें उन्हीं से की जाए और समझा जाए कि हालात जो आज देश के हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी यूजीसी के नाम से, कभी घूसखोर पंडित के नाम से, या कभी सदन में खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी चूँकि अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि कब्र किसने खो दी है और किसने ये नारा दिया था। बात आती है कांग्रेस के लिए कि नरेंद्र मोदी सदन में किस बेशर्मी से ये कहते फिर रहा है कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है, जबकि हकीकत में आप सभी को मालूम है कि यूजीसी को लेकर जब हंगामा हुआ था तो अनभक्तों ने ही ये नारा दिया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी के नारों पर। तो आइए बात करते हैं। मेरे बीच हैं पवन मनोचा जी। पवन मनोचा जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है, आपका चैनल का नाम है मन की भड़ास। मन की भड़ास, और ये मेरे मन की जो मन की भड़ास निकल गई है, अब हमारी बाकी नहीं, मेरे मन की भड़ास से ताल्लुक़ नहीं है सर। यहाँ पे मेरा मन की भड़ास बनाने का एक उद्देश्य है कि बहुत हुई मोदी के मन की बात, अब जनता करेगी अपने मन की भड़ास। तो कहीं ना कहीं आज मैं जनता के बीच तो नहीं हूँ, आज मैं एक पार्टी प्रवक्ता के बीच में हूँ। समाजवादी विचारधाराओं से पूरी तरीके से लेस है। मगर यहाँ देखा गया, मैं आपसे एक सवाल लूँ फिर उससे पहले, विचारधारा जो सामाजिक विचारधारा थी उससे कहीं ना कहीं हटके इसी क्षेत्र में एक राजीव गांधी थे, यानी कि सुरेंद्र गांधी, उनकी विचारधारा को क्या हुआ जो वो पार्टी छोड़कर अपने आप को भाजपा में भगवा पार्टी से जुड़ गए, भगवा विचारधारा से जुड़ गए। उन्हें क्या मिला, जबकि कई बार वो समाजवादी पार्टी से सभासद भी चुने गए हैं और एक बार विधायकी का चुनाव लड़े, काफ़ी हद तक उन्हें वोट भी मिले। मगर ये बात अलग है कि उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। मगर पवन मनोचा जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी हो या ये जो बात अभी चली है घूसखोर पंडित, या सदन में मोदी ये कहे कि कब्र खुदेगी, और यूजीसी के बारे में और भी एक लाइन बोल दूं, ये यूजीसी दरअसल क्या है, ये SC ST पर था, अब इस पर इन्वॉल्व किया गया है ओबीसी को भी। क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है स्वर्ण समाज को, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है उनको कमेटी में ना रखने के लिए? तो क्या देश में कहीं ना कहीं भाजपा दो भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है? स्वर्ण समाज, ओबीसी और SC ST दोनों अलग अलग दो भागों में बट रही है भाजपा। आप इसे कैसे देखते हैं? और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो जो स्वर्ण समाज का आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे देखा गया है। तो ये बहुत देर मैंने अपनी माइक आ जाए, हाँ मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत साफ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी विचारधारा से जब से जन्म, मतलब मैं कह सकता हूँ पहला वोट ही मैंने समाजवादी पार्टी को दिया होगा। और यूजीसी पे इतना मेरा सिर्फ कहना है कि किसी के साथ, चाहे वो किसी वक्त जाति का हो, कोई अन्याय ना हो, वो कोई निर्दोष फंसे ना। कभी कभी आप देखते हो कोई भी एक्ट आता है, कोई भी चीज़ आती है, कोई निर्दोष फंस जाता है, और किसी के साथ हम कभी कानपुर वाला प्रकरण आप कल देख रहे होंगे जो इतना चर्चित हो गया है। हम कभी जाति में बढ़ जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उस किसी के साथ, गरीब के साथ, दलित वंचित के साथ
अन्याय होने लग जाता है। तो बस यही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और भाजपा इसको लाई है, और लाने के बाद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे पता है कि वो लाने के बाद उलझाने का काम उनका था, उन्होंने उलझाया भी इसको खुद ही है। वो लाए भी हैं और उलझा भी खुद रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक पटक्षेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस सीधी बात है, किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई निर्दोष फंसे ना हो। जो हमारे माननीय जी ने कहा है उसी पर मैं अटेक हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जिस तरीके से लगातार बहुत चीज़ें चल रही हैं, और आज आप देखिए कि डिलीवरी बात आप कह रहे थे कि अभी इस क्षेत्र की बात आपने की थी, यहाँ डिलीवर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दी, समाजवादी पार्टी से वो उप विजेता रहे और बड़े अच्छे वोट पाके रहे। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब वो समाजवादी पार्टी में जिस क्षेत्र पे खड़ा हूँ, इस वार्ड का मैं अध्यक्ष था 2000-2001 में, और उन्हीं के कारण मैं वार्ड अध्यक्ष था, और आज वो नहीं है। लेकिन हमारा समाज और हमारे लोग जो उनको ले गए हैं वो भी बाहर से आए हैं, वही बसपा से आए हैं, वो भी इस विचारधारा के नहीं थे, एकदम से विचारधारा परिवर्तित हुई है। तो आजकल विचारधारा जो है गद्दी में परिवर्तित हो जाती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी के एक सांसद है, सांसद प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को महिला सांसदों से खतरा है, वो कहीं नरेंद्र मोदी को कहीं दांतों से अपने काट ना ले। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बातों बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। देखिए सतपाल जी की आपका चैनल क्या है कि मन की भड़ास है। मन की भड़ास के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह जी का फिगर याद हो, तो मनमोहन सिंह जी की टेबल तक भी सब लोग जाते थे, लेकिन वो भागते नहीं थे सदन से। उनको लोकसभा में ही अपने पक्ष रखना चाहिए था। और अगर सांसद भाग रहे हैं या स्पीकर को ऐसा बयान देना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, मतलब नेता सदन अगर सुरक्षित नहीं है, तो हम किस असुरक्षित माहौल में आपने नई संसद बनाई है? जब नेता सदन सुरक्षित नहीं है, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको नेता सदन में बात रखनी चाहिए थी। आज कल ट्रम्प ने जो बयान दिया है वो भी बिल्कुल मुझे नागवार, ऐसा देश के वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री नाते उनको ट्रम्प के बात के विरोध करना चाहिए कि मैं उनको बर्बाद कर सकता हूँ। उनका बयान कैसा है? एक देश का राष्ट्रपति खुले और तौर पे कह सकता है कि मैं राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ। तो राजनीतिक कैरियर एक अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। चलिए, हम अभी देश समझौता नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं इतना ही कहूँगा, देश के लिए कोई समझौता ना हो। जो किसानों के साथ और ये सब के साथ अत्याचार हो रहा है, जो डील फाइनल हुई है, वो डील हमारे देश से समझौता है, और देश हमारा उससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये मेरा वादा है। आपको नहीं लगता कि टीडीपी के जो सांसद ने ये बात कही थी कि महिला सांसद दांत से काट लेगी नरेंद्र मोदी को? एक मिनट सर, क्यों ऐसा नहीं आपको लगता कि उन सांसद महोदय ने, उस प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को प्रेम चोपड़ा बनाने की कोशिश की? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि तेलुगु देशम पार्टी आज उनके समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या उनके समर्थन से अगर सरकार चल रही है और उनके सांसद ये बयान दे रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि नायडू साहब के या उनके जो नेता हैं, उनका समर्थन बहुत मजबूरी में, उनके सांसदों का समर्थन प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। ओम बिरला के लिए अब मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्यों उन्होंने जब ये कहा कि 3 महिला सांसद या जितनी महिला सांसद हैं वो अटैक कर सकती है प्रधानमंत्री के पास, तो उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके पास वो इन्फॉर्मेशन जो आई, उससे सवाल किया गया कि आपको पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और कौन है वो महिला, उन्हें सार्वजनिक करिए, उनका नाम सार्वजनिक करिए। तो क्यों ओम बिरला फिर मुंह दबा के भागे हैं? और अब उनके लिए ये मुसीबत खड़ी हो गई है कि उनके उस पद पे भी प्रश्न बनता जा रहा है, उनको उस पद से हटाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। ओम बिरला जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो एक ऐसे स्पीकर आए हैं जो लगातार मैं देखता हूं, जिसमें नेता विपक्ष को भी समय मांगने के बाद, उनके ऑफिस में जाने के बाद बोलने का मौका नहीं मिलता है। अगर नेता विपक्ष कोई सदन पे बात करना चाहता है तो उसको उस वजह से रोक दिया जाता है। आखिर क्यों बात ना हो?
देश की सुरक्षा पे बात क्यों ना हो? हम चीन से पीछे क्यों गए, हम पीछे क्यों हटे, हमारे साथ क्या हुआ, आपने क्या आदेश दिए जनरल को, इसकी बात क्यों ना हो? जब आप बात करते हैं उरी की बात करते हैं, आप दूसरी चीज़ की बात करते हैं, आप उसकी पिक्चर हाईलाइट करते हैं, आप उस पिक्चर को टैक्स फ्री करते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं कि हमने ये करके दिखाया है, हमने ऐसे किया है, तो क्यों ना बात हो उसकी जो हमारे साथ हम पे घटना घटी, जिससे हमारा देश का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जिससे आपका 56 इंच का सीना कमज़ोर दिखा है, तो क्यों ना उस पर बात हो? और सदन पे ही होनी चाहिए। सदन किस लिए? सदन के पटल पे जब वंदे मातरम जी के लिए स्पेशल सेशन लाया जा सकता है, तो मुझे तो कहना उस किताब के लिए भी सेशन लाना चाहिए जो लिखी गई है। देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक और देश की बाहरी सुरक्षा पे बात सदन पे ही होनी चाहिए और सदन के पटल पे होनी चाहिए। सड़क पे बात नहीं होगी उसकी। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे सड़क पे बात नहीं होगी, वो सदन है, क्योंकि सदन ही सारी चीज़ें तय करता है, तो सदन पे बात होनी चाहिए उसकी। तो मैं ये समझूं कि जो ओम बिरला ने कहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो सवालिया निशान उन पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि उन्हें अपने पद से खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए? आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और दिल्ली में, और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी वहाँ पे है। आज देश की सबसे तीसरी पार्टी जिसने कह सकते हैं बीजेपी को रोकने का काम किया, बीजेपी को बैसाखी पे लाने का काम किया, उस बैसाख पकड़ाने का काम किया, तो वो है समाजवादी पार्टी। तो जो वहाँ पर जो तय होगा वरिष्ठ नेताओं का, उसकी सूचना भी हम लोग को सबको मिली जाएगी, आपके माध्यम से भी, सबके माध्यम से। और कायदे से तो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका रुख है एक पक्षी, उसमें अविश्वास लाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो होता है सदन का वो सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। सब लोग इसको मिलकर गद्दी बिठाते, नेता पक्ष नेता विपक्ष, आप देखते होंगे दोनों लोग जाके उनको गद्दी बिठाने का काम करते हैं। तो वो गद्दी सबके लिए, उस गद्दी का काम है न्याय, और उस न्याय की आंखों को देखे, उन्हें पट्टी ना बांधे। आपसे एक आखिरी सवाल, उसके बाद एक और जो व्यक्तिगत है आपके लिए। पहला ये सवाल कि घूसखोर पंडित जो आई है उस पर क्या ये नहीं एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो घूसखोर पंडित आई है उस पर क्या ये जरूरी है कि जो टाइटल हो वही कहानी हो? ये फर्क भी हो सकता है कहानी में। तो उतनी उत्तेजना क्यों है स्वर्ण समाज में या खासकर ब्राह्मण समाज में, जो सड़कों पर बिना कुछ जाने समझे, अभी तो उसका ट्रेलर था, कुछ ऐसा है, उसके फोटोज आए हैं बस, अभी फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि इस तरीके से सड़कों पे आना क्या जायज़ है? आप पंजाबी हैं? जी, मैं जी पंजाबी हूँ। जी जी, ठीक है, मेरे धर्म पे या मेरे गुरु पे या जिससे मैं जाना जाता हूँ खालसा पंथ से, कोई अगर टाइटल ऐसा आएगा तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं, वो तो धर्म का टाइटल है ना, आपने भगवान से जोड़ दिया। खालसा एक पंथ है, एक धर्म है, पंडित भी एक धर्म है। मैं बात स्वर्ण की नहीं है, बात अगड़े की नहीं, बात पिछड़े की नहीं है, बात टाइटल की है। अगर आप हमको टाइटल, आप घूसखोर बनो कर देते, घूसखोर जो उसमें पात्र था उसको कर देते। ये घूसखोर, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा उसका, मेरा नाम लेना भी उचित नहीं है। किसी भी जाति बिरादरी को इस तरीके से आप टारगेट करना, किसी भी तरीके दूसरा कहना, तो ये उचित नहीं है। बहुत से जोक हम लोग के ऊपर बनते थे, उस पर भी हम लोग नाराज़ होते थे, और आज अगर कोई दूसरे के पे इस टाइटल पे देगा, अब मूवी में क्या है ये मैंने नहीं देखा, क्या सच्चा है क्या अगला, लेकिन इस टाइटल को चेंज करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये टाइटल आया कहाँ से, कहाँ से आया? स्क्रीनिंग पास होती है, कौन पास करता है? भारत सरकार ही तो पास करती है। भारत सरकार है, सेंसर बोर्ड है। क्या कर रहा है? बोर्ड सो रहा था क्या? किसका है सेंसर बोर्ड? उसमें किसके लोग हैं? सो रहा था क्या? तो सर यही तो एक सवाल है। चलिए आपसे आखिरी सवाल, और वो आपसे ही जुड़ा हुआ है, जो कि कैंट क्षेत्र से, जो कि 175 कैंट क्षेत्र आता है, वहाँ से हमें जो सूचना मिली है कि आपको इस बार विधायकी का टिकट पार्टी दे रही है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय जी, मैं व्यापार मंडल और व्यापारियों की सेवा करते हुए और समाजवादी पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। माननीय जी मुझे जो भी दिशा निर्देश देंगे, कैंट के लिए, लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मुझे जिस गली की भी जिम्मेदारी देंगे, जिस क्षेत्र की भी जिम्मेदारी देंगे, जिस बूथ की भी जिम्मेदारी देंगे, जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसको शिद्दत से निभाऊंगा। हाँ, मेरा मन इसलिए नहीं है कि मैं उस पर कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ने इस विधानसभा में काम किया है, और इस विधानसभा में आप जैसे बड़े भाई और बहुत से भाई चाहते हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी यहाँ से जीते और हमारा वनवास खत्म हो। और मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ, अगर माननीय जी ने मुझ पर विश्वास किया या जिस पे विश्वास किया, इस बार यहाँ से सूखा मिटेगा, यहाँ पर हरियाली आएगी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 403 विधानसभा में थे, पहली विधानसभा होगी जो ऐतिहासिक जीत यहाँ पर जाके, ये मैं आपसे वादा है।
आपको मेरी तरफ से भी बहुत बिफोर में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत। ताकि मैं चाहता हूं कि आपको भी, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उस कई पदों पे रहे हैं और नेशनल चैनल पर आप एज ए प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको भी ये मौका अखिलेश जी नवाजें कि आपको जो 2027 का चुनाव है उसमें आपको कहीं ना कहीं कैंट क्षेत्र से टिकट दें। मुझे मेरी जो भी यही जिम्मेदारी शुभकामना। मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। मैं बहुत पहले प्रवक्ता तो पैनलिस्ट था, अब नहीं हूँ, लेकिन अभी जो भी हूँ पार्टी का मैं सिपाही हूँ, जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं मिलाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ पवन मनोचा, जो समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आम समस्याओं से लेकर सामाजिक समस्याओं तक जुड़े रहे, प्रवक्ता पद पे भी रहे, कई और पदों पे भी रहे समाजवादी पार्टी में, और आज अब इनके लिए एक ऐसी संभावनाएं बनती आ रही हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं 2027 में कैंट क्षेत्र से विधानसभा का टिकट मिलने की बहुत सी संभावनाएं हैं। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।